Today we will discuss the fourth lecture of endocrinology that will mainly cover the steroid hormones, specifically the cortisol, aldosterone, and sex steroids. ठीक है? And it is the only lecture that is linked with the previous lecture. So we will start with the end of the previous lecture. So that was the steroidogenesis pathway. तो steroidogenesis pathway में हमने कहा था कि we have a precursor that is called cholesterol. Here is an enzyme desmolase. So desmolase converts the cholesterol into pregnenolone. ठीक है? तो हमने कहा था pregnenolone के साथ फिर दो रास्ते होते हैं. Either pregnenolone will go this way or will go this way. ठीक है? तो अगर pregnenolone this way आ जाता है तो इससे प्रोजेस्टेरोन बनता है, और अगर 17 हाइड्रोक्सिलेज इस पे एक्ट करता है तो ये 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनोलोन बना देता है. ठीक है? Now let's come to this pathway. So we can see that on progesterone 21 enzyme will act and will convert it into a weak mineralocorticoid, and then on this weak mineralocorticoid 11 enzyme will act, that is 11 hydroxylase, and will convert it into aldosterone. अच्छा, aldosterone का एक्शन क्या है कि लेट्स सपोज ये एक सेल है तो ये इससे सोडियम एब्जॉर्ब करता है, फिर इंटर्न पोटेशियम और हाइड्रोजन बॉडी से बाहर निकालता है. ठीक है? सो विल रिजल्ट इन alkalosis and hypokalemia and sodium retention. Now let's come to the other one. So इस पे भी 17 हाइड्रोक्सिलेज एक्शन. तो याद रखें कि प्रेग्नेनोलोन जब भी इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा तो ये प्रोजेस्टेरोन से 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, और अगर प्रेग्नेनोलोन पे एक्ट करेगा तो उससे 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनोलोन बनाएगा. ये 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन जब डाउन स्ट्रीम आता है तो वही 21 एंजाइम और 11 इस पे भी एक्ट करते हैं, लेकिन इसका जो इंटरमीडिएट है इसकी कार्टिसोल लाइक एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है. ठीक है? और कार्टिसोल का हमारे साथ एक्शन क्या है? तो कार्टिसोल के दो तीन मेन एक्शन आपको मैं बता दूं. एक है, याद रखें कि इसका प्रोटियोलिटिक एक्शन है. प्रोटियोलिटिक का मतलब ये कि बॉडी में जहाँ पे भी प्रोटीन्स होते हैं ये उसकी ब्रेकडाउन करेंगे. तो आपको याद होगा कि हम हेड एंड नेक से स्टार्ट करेंगे. तो अगर ये लेंस का प्रोटीन डैमेज करे तो कैटरेक्ट काज करेगा. अगर स्किन का डैमेज करेगा तो थिन स्किन काज करेगा, जो भी फ्रेजाइल और वूंड हीलिंग वगैरह उसमें नहीं होगी. ठीक है? अगर ब्लड वेसल्स पे करेगा तो ब्लड वेसल रप्चर और स्ट्राई काज करेगा. अगर बोन में जो प्रोटीन कोलेजन वगैरह है उसको ब्रेक डाउन करेगा तो ऑस्टियोपोरोसिस कार करेगा, एटसेट्रा. सेकेंडली इसका ब्लड सेल्स पे इफेक्ट होता है. तो ब्लड सेल्स पे लेट सपोज ये हम ब्लड वेसल ले लेंगे, इसमें ये मार्जिनेटेड पूल ऑफ न्यूट्रोफिल्स होता है. ठीक है? तो ये न्यूट्रोफिल्स का ये प्रोटीन की वजह से जो अटैच होता है ब्लड वेसल के साथ, ये तोड़ के ब्लड के न्यूट्रोफिल का कंसंट्रेशन ज्यादा करेगा. एंड ऑन द अदर हैंड जो लिम्फोसाइट्स हैं और इजिनोफिल्स हैं, तो थ्रू इंटरल्यूकिन 2 इनहिबिशन लिम्फोसाइट्स कम करेगा और एपोप्टोसिस के थ्रू इजिनोफिल्स कम करेगा. दैट इज व्हाई अगर लिम्फोसाइट्स कम करेगा सो इट इज यूज्ड एज एंटी, वो जिसको हम कहते हैं कि इम्यूनोसप्रेसेंट्स, और इजिनोफिल जो है एज एंटी एलर्जिक काम करेगा ये. ठीक है? आगे जाके इसके बाकी एक्शन भी पढ़ेंगे कि अल्फा रिसेप्टर पे कैसे एक्शन करता है, एक्सेट्रा. नाउ लेट्स कम टू द अदर वन. तो इस पाथवे में जो ऊपर के दो हैं इसको हम 17 कीटो स्टीराइड्स कहते हैं, जो डाईहाइड्रो एपी एंडोस्टेरोन है और एंडोस्टेरोन डायोन है. और नीचे जो दो हैं टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोजन, ये हमारे साथ अदर स्टीराइड्स में आते हैं. तो 6 स्टीराइड्स, 17 कीटो स्टीराइड्स एंड नन 17 कीटो स्टीराइड जो कि टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन है. ये याद रखें कि जो एंड्रोजन है ये पेरिफेरल टिश्यू में एस्ट्राडायोल में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे नहीं. अच्छा, नाउ सम फ्यू मोर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो हम यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं वो ये है कि अगर ये 21 किसी इंसान में डिफिशिएंट हो गया, जो कि बहुत कॉमन डिफिशिएंसी है, तो इसका क्या होगा कि ये प्रोजेस्टेरॉन जो है ये नीचे नहीं प्रोडक्ट्स बनाएगा, तो ये सारा इस तरफ पे शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है? तो इस तरफ पे शिफ्ट हो जाएगा तो देखो यहाँ पे भी यही, तो ये भी डंपिंग होगी इसकी. तो ये सारा पाथवे जो है यहाँ से ब्लॉक हो जाता है नीचे, और पूरा का पूरा इस 6 स्टीराइड्स की तरफ फोकस हो जाता है. तो ये 21 डिफिशियंसी क्या करेगा कि अल्डोस्टेरॉन का एक्शन जो है वो लॉस हो जाएगा और कोर्टिसोल का एक्शन है वो लॉस हो जाएगा, लेकिन द ओनली हार्मोन दैट विल बी इंटैक्ट आर द टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन. इसका मतलब ये है कि अगर ये किसी फीमेल में डेफिशिएंट हो तो ये एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन्स हैं, तो दैट विल कॉज एम्बिगुअस जेनिटलिया इन देम. लेकिन मेल में ये मेल के ही हार्मोन्स हैं तो उनमें एम्बिगुअस जेनिटलिया कॉज नहीं करेगी. दैट इज व्हाई 21 डिफिशिएंसी इज वेरी लीथल इन मेल, क्योंकि
ये मेल में डायग्नोज नहीं होता और फीमेल में इजीली डायग्नोज इसलिए हो जाता है कि उसमें ये एम्बिगुअस जेनिटेलिया करेगा, और आगे जाके हम इन चीज़ों को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, 11 की डिफिशियंसी जब हो जाए तो ये याद रखें कि 11 की डिफिशियंसी हो गई तो कॉर्टिसोल का एक्शन तो चला गया, क्योंकि ये इंटरमीडिएट जो है इसका कोई कॉर्टिसोल का एक्शन नहीं होता और ये कॉर्टिसोल यहाँ पे बन नहीं रहा। लेकिन अल्डोस्टेरोन का जो 11 से ऊपर का प्रोडक्ट पड़ा है, इसकी वीक मिनरलोकॉर्टिकाइड एक्टिविटी है, इसलिए इस पेशेंट में सोडियम रिटेंशन होगी, ठीक है। एंड दो सोडियम रिटेंशन कैन कॉज हाइपरटेंशन। नाउ लेट्स मूव अहेड। अल्डोस्टेरोन क्या है? याद रखिए कि अल्डोस्टेरोन लेट कलेक्टिंग डक्ट और ये कलेक्टिंग है, सॉरी फॉर दिस ऑटो करेक्ट, इट इज कलेक्टिंग, एल कर लेंगे। कलेक्टिंग डक्ट ठीक, और कलेक्टिंग डक्ट में भी ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट, और उसमें भी ये टू मेन सेल्स पे एक्शन करता है, एक होता है प्रिंसिपल और एक है इंटरकेलेटेड सेल। तो उसमें ये क्या करता है एल्डोस्टेरोन के, लेट सपोज ये ब्लड का साइड है और ये यूरिन का साइड है, तो ये सेल से सोडियम एब्जॉर्ब करेगा और पोटाशियम एंड हाइड्रोजन यूरिन की तरफ फेंकेगा। तो इसका मतलब यह है कि ब्लड में सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और यूरिन में हाइड्रोजन एंड पोटाशियम की। इसका दूसरा मतलब यह है कि सोडियम ब्लड में आएगा जबकि ब्लड में पोटाशियम एंड हाइड्रोजन कम होगा, हाइपोकैलिमिया और अल्कलोसिस होगी, ठीक है। तो इन नटशेल हम क्या कह सकते हैं कि रिजॉर्प्शन ऑफ पोटाशियम, अल्डोस्टेरोन causes reabsorption of sodium, यहाँ पे सोडियम हम लिख देंगे, and secretion of the potassium and hydrogen। तो हाइपोकैलिमिया काज करेगा और अल्कलोसिस काज करेगा ड्यू टू H प्लस लॉस। और हाइपरनेट्रीमिया इसलिए नहीं काज करता कि सोडियम कंसंट्रेशन तो वाकई सोडियम अंदर जाता है, लेकिन याद रखें कि हर सोडियम मॉलिक्यूल अपने साथ वाटर भी लेके जाता है। तो लेट सपोज पहले बॉडी में थे दो सोडियम मॉलिक्यूल और दो वाटर मॉलिक्यूल, अब अगर 4 सोडियम मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो गया तो 4 वाटर भी, और एंड में रेशो सेम ही रहती है 1:1। ये मैं थ्योरेटिकली आपको बता रहा हूँ, ऐसा कुछ तो वो प्रैक्टिकली है नहीं, ठीक है। लेकिन जस्ट टू मेक द कंसेप्ट, द हाइपरनेट्रीमिया नॉर्मल कंडीशन में इसलिए नहीं काज करती क्योंकि ये जितना सोडियम लेके अंदर जाता है तो उसके साथ वाटर भी लेके जाता है। टू एबनॉर्मेलिटीज, एक है एडिसन डिजीज और दूसरा है कौन? अगर आपको याद हो तो एडिसन हमने मेनिंगोकॉक्सीमिया में भी पढ़ा था। तो एडिसन का मतलब क्या है कि अल्डोस्टेरोन का फंक्शन लॉस हो गया है। तो फंक्शन लॉस हो गया है तो जो सोडियम अंदर लेके जाता था और पोटेशियम और हाइड्रोजन बाहर लेके जाता था, तो वो रिवर्स कर ले। तो सोडियम अंदर नहीं जाएगा तो हाइपोनेट्रीमिया होगी, और हाइड्रोजन और पोटेशियम बॉडी के अंदर रिटेन करेगा तो हाइपोनेट्रीमिया एंड एसिडोसिस होगी साथ में। और सोडियम कम होगा तो डेफिनेटली हाइपोटेंशन ही होगी, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द कॉन सिंड्रोम। सो कॉन का मतलब ये है कि अल्डोस्टेरोन ज्यादा हो जाता है तो वही इसका एक्शन जो है कि सोडियम अंदर ज्यादा जाएगा तो सोडियम और वाटर ज्यादा जाएगा तो हाइपरटेंशन काज करेगा। पोटेशियम और हाइड्रोजन लॉस ज्यादा होगा तो हाइपोकैलिमिया और अल्कलोसिस होगा, ठीक है। और याद रखें कि ये अल्कलोसिस और एसिडोसिस मेटाबॉलिक हैं, रेस्पिरेटरी नहीं है, ठीक। एक्शन ऑफ कॉर्टिसोल, तो कॉर्टिसोल का एक तो प्रोटीयोलिटिक आपको मैंने बता दिया, दूसरा सेल्स पे, तीसरा एक्शन मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा और वो ये है कि ये चाहता है कि ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ये डिफरेंट तरीकों से पास करता है। एक तो ये है कि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस ज़्यादा करेगा, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस की वजह से ग्लूकोज ज़्यादा पैदा होगा। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब ये है कि नॉन ग्लूकोज सब्सटेंसेस से ये ग्लूकोज बनाएगा। तो नॉन ग्लूकोज सब्सटेंसेस या तो प्रोटीन होंगे या ग्लिसरॉल होंगे। तो ये क्या करता है, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है टू इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल, लाइपोलाइसिस करता है जिससे ग्लिसरॉल रिलीज होता है, और प्रोटियोलाइसिस करता है जो कि हमने डिटेल में पढ़ा है। उससे एक तो अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, दूसरा ये कि उससे वीकनेस दैट प्रोड्यूस ट्राई वीकन द बोन्स दैट प्रोड्यूस ऑस्टियोपोरोसिस, डिक्रीज द मसल मास ड्यू टू मसल ब्रेकडाउन एंड लाइपोलाइसिस, ठीक है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है कि ये इनहिबिट फास्फोलाइपेज एंजाइम और एज एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्ट करता है, इंटरल्यूकिन 2 को इनहिबिट करता है, और इंटरल्यूकिन इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, तो लिम्फोसाइट्स को कम करता है बॉडी में, ठीक है। अब याद रखें कि ये अल्फा 1 रिसेप्टर जो है उनको अपग्रेड करता है। तो हमने कहा था कि अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लड वेसल्स में होते हैं और ये अपग्रेड हो जाते हैं तो वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है दैट कैन इंक्रीज ब्लड प्रेशर।
और इंड्यूस्ड एपोप्टोसिस इन द इओसिनोफिल एज एंटी एलर्जिक भी काम करता है। और हमने ये भी कहा था कि ब्रेक डाउन द मार्जिनेटेड पूल ऑफ द न्यूट्रोफिल्स इन द ब्लड वेसल्स और ट्रांजिएंट इंक्रीज इन न्यूट्रोफिल कंसंट्रेशन करता है। ठीक है, तो दीज आर ऑल अबाउट द डायरेक्ट एक्शन। अच्छा, इनडायरेक्ट एक्शन इनके कौन से हैं? इनडायरेक्ट एक्शन इसके ये हैं कि हमने पहले भी पढ़ा कि ये ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा करता है, तो जहाँ ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो वहाँ इंसुलिन भी ज़्यादा होगा। और हमें पता है कि इंसुलिन एनाबॉलिक हार्मोन है और ये मून फेसिस काज करता है ओबेसिटी। और इंसुलिन फिर क्या करेगा? डिपोजिशन ऑफ फैट्स इन द अनयूजुअल साइड लाइक मून फेसिस, बफेलो हम, वो सारा काज करेगा। इसके अलावा ये एंड्रोजन ज़्यादा करता है, तो यू कैन सी द पेशेंट ऑफ द cortisol excess always have hirsutism and virilization. So you can see it can in excess it can cause diabetes mellitus, it can raise blood pressure, इसके cause obesity, ठीक है, और इनके cause hirsutism और decrease lymphocytes and eosinophils and transient increase in the neutrophils. तो जो हमारे साथ एंड में रहता है वो है सेक्सटीराइड्स, जो कि जोना रेटिकुलरिस से सिक्रीट होती हैं। इसके टू क्लासेस हैं, एक है 17 कीटोस्टेरॉइड और एक है अदर जो कि 17 कीटोस्टेरॉइड्स नहीं है। तो हमने पढ़ा है कि 17 कीटोस्टेरॉइड्स में हमारे साथ DHEA है और एंडोस्टेरिन डायोन है, जबकि नन कीटोस्टेरॉइड्स जो हैं उसमें हमारे साथ टेस्टोस्टेरोन है, जिसपे जब 5 अल्फा रिडक्टेज एक्ट करता है तो उसको एंड्रोजन में कन्वर्ट करता है। और याद रखें कि दिस एंड्रोजन कैन बी कन्वर्टेड इनटू estrogen by aromatase in the peripheral tissue, ठीक है, not in the zona reticularis। वो टू इम्पोर्टेंट एंजाइमेटिक डिफिशिएंसीज दो के है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये टू आपने मस्ट याद करने हैं। और इसमें कॉमनेस्ट जो है हमारे साथ 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज डिफिशिएंसी है। तो इसमें हमारे साथ हमको पता है कि कार्टिसोल भी कम होता है और अल्डोस्टेरोन भी। तो जितने कार्टिसोल की डिफिशिएंसी के फीचर्स होंगे वो सारे हम इसमें डाल देंगे, और अल्डोस्टेरोन डिफिशिएंसी के जो के फीचर्स थे जो हमने पढ़ा था, सोडियम, इसका क्या इफेक्ट होगा पोटेशियम पे और हाइड्रोजन पे, वो एनलिस्ट करें। और हमने ये भी कहा था कि फीमेल में ये वायरलाइजेशन, या हम कह सकते हैं कि ambiguous genitalia काज करेगा, and there will always be appearance of the axillary and pubic hair and accelerated linear growth, and that is because these two lines are deficient, but the whole phenomena is converted towards uh, testosterone and androgen, or though testosterone androgen causes axillary and pubic hair and accelerated linear growth, ठीक है, and it is the most common disorder of this pathway. The other one is 11 हाइड्रोक्सिलेज। तो 11 हाइड्रोक्सिलेज के बारे में हम याद है कि इससे कार्टिसोल डिक्रीज होता है, उसी तरह से स्टेरॉइड्स इंक्रीज होते हैं, लेकिन जो अल्डोस्टेरोन है उसका एक्शन रिजर्व रखता है, क्योंकि इसका जो इंटरमीडिएट है उसकी सब मेंडलोकॉर्टिकाइड एक्टिविटी है। सही। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो एंजाइम्स डिफिशिएंसी के बारे में आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, ये याद रखें कि इसके एंजाइम्स जो हैं उसके हमेशा ये उसके साथ डिजिट्स होते हैं, या लाइक 1121। तो इसमें एक याद रखें कि एक फर्स्ट कंपोनेंट होता है और एक सेकंड कंपोनेंट है। फॉर एग्जांपल 21 में 2 फर्स्ट कंपोनेंट है और 1 सेकंड कंपोनेंट है। 11 में 1 फर्स्ट कंपोनेंट है और सेकंड में 1 सेकंड है। लेट्स सपोज 17 भी हम लिखते हैं, उसमें फर्स्ट कंपोनेंट 1 है और सेकंड 7 है। तो याद रखें कि जो सेकंड कंपोनेंट है ये अगर 1 होगा, ये सेकंड कंपोनेंट, इफ इट्स 1, सो इट विल कॉज वायरलाइजेशन। इट मींस के फीमेल में एम्बिगुअस जेनिटेलिया देगा, ठीक है, इट विल कॉज वायरलाइजेशन। और अगर इसका फर्स्ट कंपोनेंट ये वाला 1 हो, लाइक जो इसमें है और इसमें है, सो इट विल कॉज हाइपर टेंशन, ठीक है। तो हम इससे भी ये डिराइव कर सकते हैं। सो यू कैन सी के this one will have hypotension because ये 1 नहीं है, and will have ambiguous genitalia virilization in female, ठीक है। अच्छा, इसमें दूसरे में इसमें ये भी 1 है तो ये हाइपरटेंशन काज करेगा, और ये भी 1 है तो वायरलाइजेशन दोनों काज करेगा। सो 11 deficiency will have both hypertension and virilization, while 21 will have hypotension and virilization। अच्छा, 17 में देखेंगे तो ये हाइपरटेंशन करेगा एंड वायरलाइजेशन नहीं करेगा, ठीक है। तो फीमेल में वायरलाइजेशन ये नहीं काज करेगा, तो फीमेल में नहीं करेगा तो मेल में ये एम्बिगुअस जेनिटलिया काज कर सकता है। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।